नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ, 4 किसानों की मौत के बाद किसानों की नाराजगी अपने चरम पर पहुंची और उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूले। लखीमपुर हिंसा की गुस्सा हरियाणा में भी देखने को मिला। अब प्रदेश के कई जिलों में किसान यहां पर भी सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जब लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद आप देखें किस तरह से विरोध हरियाणा तक देखने को मिला। रोहतक, चरखी दादरी, यमुनानगर, सोनीपत, अंबाला, पानीपत, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, इन सभी जगहों पर किसानों ने आज जमकर विरोध किया। लखीमपुर की घटना को लेकर के आज जमकर आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला है, जब विरोध जताया गया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के। तो रोहतक, चरखी दादरी, यमुनानगर, सोनीपत, अंबाला, पानीपत, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र, इन सभी जगहों पर आज ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और लगातार ये विरोध आज सारा दिन आपने देखा कि किस तरह से किसानों के द्वारा भी, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी लगातार जारी रहा, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, आक्रोश जताया गया और घटना की निंदा भी आज सभी ने एक सुर में की है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटित हुई, उसके बाद किसान और प्रशासन के बीच में भी बातचीत हुई। जो मांगे थी किसानों की उसको माना गया और उसके बाद जो सहमति है वहाँ पर पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच में भी बनी। लेकिन विरोध प्रदर्शन आज सारा दिन किस तरह से हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो विपक्ष ने भी लखीमपुर घटना की निंदा की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आज बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। तो आज विरोध विपक्ष के द्वारा कैसे किया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये भी आप देख सकते हैं। सिरसा, रेवाड़ी, अंबाला, फरीदाबाद, आज इन सभी जगहों पर विरोध जताया गया। दरअसल प्रियंका गांधी क्योंकि लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही थी, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर में उनको पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध किया गया। सिरसा, रेवाड़ी, अंबाला, फरीदाबाद और अन्य जगहों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना की निंदा की और जमकर विरोध जताया। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत लगातार चल रही है। प्रदेश में भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों पे गाड़ी चढ़ाना तो अमानवीय है। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने गृह राज्य मंत्री और आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की है। देखिए, जो अमानवीय तरीके से वहाँ कार के नीचे कुचले गए हैं किसान, ये प्रजातंत्र में जो है स्वीकारा नहीं जा सकता है। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है, आपके सामने है। दूसरा, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा वहाँ जा रहे थे उनके परिवारों से मिलने के लिए, जो मैंने वीडियो देखा, जो जिस किस्म से पुलिस वालों ने व्यवहार किया, उनके ऊपर तुरंत जो है मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि एमपी को टच करें या प्रियंका जी को मतलब धक्का मुक्की करें, ये किसी को अधिकार नहीं है। कोई ऐसा कोई आदेश नहीं था। हाँ, कोई लॉ कानून व्यवस्था के हिसाब से किसी को अरेस्ट करना है करो आप, लेकिन किसी को पुश नहीं कर सकते आप। उनका सब वीडियो आया हुआ है, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था। मंत्री का बेटा नहीं था तो गाड़ी कैसे गई? और गाड़ी अगर शांतिप्रिय ढंग से कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जाकर के गाड़ी उन पर चढ़ाई की। पुलिस जब रोक रही थी, पुलिस ने सबको उस साइड में जाने से मना किया था। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए गाड़ी उस भीड़ में लेकर के गए। वहाँ बेकसूर जो किसान थे, जो पिछले 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ, उनको कुचलने का काम किया। उसके लिए तुरंत जो है मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और मंत्री के बेटे के खिलाफ केवल एफआईआर नहीं,
उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया। हिंसा के दौरान मारे गए सभी मृतक को 45-45 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मृतक के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी होगी। मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में होगी। किसान नेता राकेश टिकैत से इसी विषय को लेकर के हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, किसान नेता हैं और पहुंचे हैं आज लखीमपुर खीरी, जहां पर कल एक हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें 4 किसान थे। टिकैत साहब, धन्यवाद आपका इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। पहले 26 जनवरी, फिर करनाल और अब लखीमपुर खीरी, ये बार बार हिंसा क्यों देखने को मिल रही है सर? अच्छा, 26 जनवरी में क्या हुआ और करनाल में क्या हुआ और लखीमपुर में क्या हुआ, ये तारीख याद बहुत रहे। मैं कहाँ पढ़का ये तारीख, किसान नहीं याद रहता। 26 जनवरी में ट्रैक्टर लेके गए थे हम दिल्ली में, वो ट्रैक्टर बंद कर दिया, 10 साल पुराने ट्रैक्टर, ये खड़ा यहाँ पे चल नहीं सकता। अब इसको भी दिखा दो, 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो एनजीटी ने बंद करे, हम दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे को चलाने गए थे, दिल्ली को दिखाने गए थे। वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हमने करी। जो कुछ कर्म कांड करा सरकार ने करा वो जरूर दिखाओ। राज्य मंत्री ये बोल रहे हैं कि उनके 4 कार्यकर्ता, बीजेपी के जो 4 कार्यकर्ता थे, जब गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस होकर चढ़ गई, वो उनका कहना है, जब गाड़ी चढ़ गई उसके बाद 4 लोगों को निकालकर पीट के मार डाला गया। इसका होम मिनिस्टर जब आईओ का काम करेगा, फर्जी आईओ का, तो उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, सबने देखी, उसका लड़का था। फिर जब गाड़ी रोकी तो लड़के ने गोली मारी। 302 का मुलजिम है, होम मिनिस्टर है, 120B का, दोनों जेल जाएंगे। मंत्री तो कह रहे हैं कि मेरे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस है कि वो एक कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका जो बेटा है वो एक कार्यक्रम में मौजूद था, वहाँ भूत का था उसका, ऐसे कैसे बचेगा? मुआवजा की अब बात हुई है, 45 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जांच होगी सिटिंग जज के थ्रू पे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आपने एक मांग और रखी थी कि 302 का मुकदमा लगना चाहिए आशीष मिश्र के खिलाफ में, उसको लेकर भी कुछ चर्चा? लगा दिया आश्वासन दिया है? नहीं, जेल जाएगा। ये तो गुड्डा तबका है, पहला ही बापू बेटा खैर की लकड़ी की चोरी करता था, जी आगे लोगों ने बताया। नेपाल में आधा खाद बेचता था, यहाँ का डीएपी और यूरिया खाद की सप्लाई करता था, आरे मशीन से लकड़ी काटता था ये खैर की। अब आगे की राह क्या है, क्योंकि आपने खुद कहा कि 750 किसान शहीद हो चुका है, अब आगे की राह क्या है? क्या किसान 2 कदम पीछे, सरकार 2 कदम पीछे, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे? हमारे फसलों के भाव दे दो, सोल्यूशन निकल जाएगा। जिस दिन सरकार ईमानदारी पे आ जाएगी, सोल्यूशन निकल जाएगा। सरकार बेईमानी पे अपने यारों दोस्तों को पैसा कमाना चाह, आधे रेट में की फसल खरीदना चाह, ये जिस दिन सरकार सुधर जाएगी उस दिन ठीक हो जाएगा। राकेश टिकैत साफ तौर पर कहते हुए कि किसान जो है उसको अपनी फसल का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से किसान की जो हालत है वो दिन बर दिन खराब होती जा रही है और सरकार को उसको उचित दाम मिलना चाहिए। मैं राहुल गौतम। तो चलिए, लखीमपुर घटनाक्रम को लेकर के सभी स्टेटमेंट आपने सुन लिए और आज की बहस के अहम सवाल है उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बहस का पहला सवाल यह है कि लखीमपुर में हुई हिंसा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि जब किसान मान गए हैं तो फिर नेताओं को परेशानी क्यों हो रही है? क्या लखीमपुर की घटना को विपक्ष भुनाने में जुटा हुआ है? सवाल इस बात का भी है। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय नेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी स्वागत है। राजेश जी, हमेशा की तरह चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ उस पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा, लेकिन हाँ, वहां पर किसान और प्रशासन के बीच में जो बात बनी या जिन बातों को लेकर के सहमति बनी
उसके बाद भी अभी तक जो इसको लेकर के विरोध या उस पर जो सियासत हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन में चाहूंगा राजेश दहिया जी। आयुष जी, जो लखीमपुर खीरी में हुआ है वो एक प्री प्लान था। जो हमारे कृषि ये राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उन्होंने 25 सितंबर को इसकी रूपरेखा लिख दी थी और ये कर दिया था कि अगली बार जब हो तो किसानों को जान से मारने तक की नौबत आ गई थी। तो सिंपल बात ये है कि जो ये इन्होंने घाव लगा कम है मरण देना काम किया कि 45 लाख को बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और जहाँ जान जाती है वहां पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा तो मानना ये है, जैसे हमारे टिकैत साहब ने कहा है कि लड़के पर तो 302 बने और बाबू पे 120 बने और इनको पद से हटाया जाए। जब उसके बाद सही कार्रवाई होगी, जब ये पद से हट जाएगा। और हम तो कहते हैं कि इस माहौल के अंदर वहां पर योगी सरकार को भी हटा दिया जाए और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जैसे कि ये माहौल बना रखा है, आप लखीमपुर खीरी क्यों कहते हो? हमारे यहाँ जो ये खट्टर साहब हैं, ये भी वीडियो जारी कर रहे हैं कि 500 गुंडे तैयार कर लो और इन किसानों के सिर फोड़ दो। खट्टर साहब को हम बताना चाहते हैं कि वो 500 गुंडे तैयार कर रहे हैं, हम 1000 गुंडे तैयार करेंगे। हमारे पास तो जेल ही है। जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है उसमें हमारे पास जेली भी है, फावड़ा भी है, कस्सी भी है, कुल्हाड़ी भी है। तो खट्टर साहब को तो पसीना आ जाएगा, उसको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आयुष जी, मैं ये बताना चाहता हूँ शॉर्ट शब्दों में कि मुझसे को हल्दी गांठ मिल गया, पंसारी पर बैठा, इनके बल्ले कुछ था नहीं। आपने आपके चैनल से मैं भी सुन रहा था कि एक घोषणा की गई है कि जो काम पेंडिंग पड़े हैं मंत्री उनको जल्दी निपटाए। इसका मतलब मंत्री जो है वो काम करने की पोजीशन में नहीं है, उनसे काम नहीं हो रहे हैं, मंत्रालय के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस कार्य को प्रगति ज्यादा की जाए जिससे कार्य जल्दी हो। तो आयुष जी, लखीमपुर खीरी का जो काम है खेरी का, ये तो एक प्री प्लान साजिश थी योगी सरकार की। आपके चैनल से मैंने पहले भी कहा था कि जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी वाले कोई कांड करवाते हैं जिससे सबका ध्यान भटक के उधर चला जाए। आज जो किसान आंदोलन हमारे चले हुए हैं, आज आपने देखा होगा, मैं सोनीपत में हूँ, सभी जगह किसानों ने प्रदर्शन किए हुए हैं। तो मुझे एक दुख की बात यह है कि जो हमारा विपक्ष है उसका काम आज ये था कि वो राष्ट्रपति भवन को घेरते, वहां पद यात्रा करते और वहां पर धरने पर बैठते। जो काम हम किसानों ने या यहाँ के वर्करों ने किया है जिला प्रशासन के कार्यालय पे, ये काम हमारे पूरे विपक्ष को करना चाहिए था कि वो सारे के सारे जाके पद यात्रा करके और राष्ट्रपति भवन को घेरते और वहां पे बैठ जाते, जिससे कि वो आगे का कार्रवाई राष्ट्रपति खुद करता। इस माहौल के अंदर आयुष जी, जो माहौल बीजेपी सरकार ने बना दिया है, इसमें तो एक प्रकार से गृह युद्ध की पोजीशन होने की होगी है। अगर अब भी हमारे राष्ट्रपति ने संज्ञान नहीं लिया तो ये समझो कि यूपी का जो चुनाव होगा उसमें ये कुछ भी करा सकते हैं और उसकी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी, बीजेपी सरकार की। आयुष जी, किसान जो है वो एक शांति प्रिय कौम है। मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, हमारी कुछ डिमांड नहीं है, हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो 3 कृषि कानून हैं जिनको हम काले कानून बोलते हैं, ये खत्म करे सरकार और हमारे एमएसपी कानून बढ़ा दे। 2 दिन पहले हमने धरने प्रदर्शन किए थे एमपीओ के मंत्रियों के घर पे। उसके बाद ये धान की चालू खरीदी, अभी धान की जो है खरीद चालू की जाएगी, उसकी भी जो हालत आप देखती होगी मंडियों में, किस तरह से धान किसान की बैरान माटी हो रही है, धान की पूरा पर खरीद नहीं हो पा रही है, सिस्टम बन नहीं पा रहा है, बीजेपी सरकार कंट्रोल कर नहीं पा रही है, टोटली सरकार फेल हो चुकी है। और जिसका उदाहरण आपने देख लिया है कि कैसे एक मंत्री का लड़का शहनशाह नवाब की तरह गाड़ी चढ़ा था किसानों के ऊपर और फिर मंत्री उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें शर्म आती है ऐसे मंत्रियों की कि जिनको योगी सरकार ने अपना बर्खास्त नहीं किया है। और मैं तो कहता हूं कि योगी सरकार बर्खास्त नहीं करते तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उसके बाद इसको घर बैठा देना चाहिए। और आप इसके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप हर बार हमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या सोई हुई है क्या? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान कौन लेती? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कार्रवाई की कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए? मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको संज्ञान लेकर इस कार्रवाई को तुरंत इंजाम देना चाहिए और इस मंत्री को घर बैठा के और तब जो है वो कार्रवाई हो, जब निष्पक्ष जांच होगी। विजेंद्र जी, 302 विजेंद्र जी, विपक्ष के नेताओं को वहां पर जाने से रोकना कि विपक्ष के नेता वहां जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी और इसके अलावा जो घटनाक्रम घटित अभी इस समय हुआ उसको लेकर के बहुत बड़े सवाल हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर रिएक्ट करें और जवाब दे जो दहिया जी ने बात कही। देखिए, मुझे आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आयुष जी, मुझे भैया जी की आवाज बिल्कुल लास्ट में आई है, थोड़ी सी मैं सुन पाया हूँ, उनको ज्यादातर मैं सुन नहीं पाया पहले। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आयुष जी, देखिए जिस तरह से लखीमपुर खीरी की जो पूरी घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है। 9 लोगों की जो मृत्यु हुई है इसमें, उन सभी का बहुत दुख है हम सभी लोगों को।
इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और इसमें विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता और एक अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, उनके ड्राइवर की जिस तरह से पीट कर हत्या की गई है, और 4 जो प्रदर्शनकारी नेता हैं जिस तरह से उन्होंने पथराव किया और गाड़ियों के सामने वो आए, तो दुखद रूप से जो घटना हुई है, हम सबको इस पर दुख है। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्थानीय पत्रकार बंधु की भी इसमें जो मौत हुई है वो भी बहुत दुखद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे विषय हुए हैं इस घटना के दौरान जिन सचों का सामना हम सबको करना पड़ेगा, और जो प्रदर्शनकारी नेता हैं उनको भी गहराई से सोचना पड़ेगा कि पीट कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो मॉब लिंचिंग की गई है, उनको मारा गया है 4 लोगों को, वो बहुत दुखद है। उसको सोचना चाहिए कि वो किस दिशा में इस आंदोलन को लेके जा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों के हाथों में जो तलवार हैं, जो फरसे हैं, जो लाठे हैं, जो डंडे हैं, वो पहले से लेके तैयार खड़े थे। इसका मतलब ये पहले सोची समझी उनकी एक साजिश है जिसको लेकर वो करना चाहते हैं। दूसरा, मैं बार बार अभी मंत्री के उस ड्राइवर के वीडियो को देख रहे थे कि जिसमें उसका पूरा लहूलुहान उसको मारा है, पीटा है, और उसको जबरदस्ती ये कहलवा रहे हैं कि बताइए आपको यहाँ किस लिए भेजा। उसने कहा कि मुझे भीड़ को देखने के लिए भेजा। नहीं, ये कहिए कि मंत्री ने, यानी जो उनका नाम था टॉनी, जो उनको लोकल में भाषा में बोलते हैं, कि टॉनी ने आपको यहाँ गाड़ी चढ़ाने के लिए हमारे ऊपर भेजा है, ये स्वीकार करिए। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति जिसके मौत सामने खड़ी है, लोग जिसको पीट रहे हैं, इतने भय में भी वो कह रहा है नहीं ऐसी बात नहीं है, हाथ जोड़ रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। और कुछ लोगों ने जो आतंकवादी भिंडर वाला है उसकी टी शर्ट पहन रखी है, वहां टी शर्ट पहन करके उपद्रव कर रहे हैं। तो इस चीज को भी संज्ञान में लाना चाहिए। और इसके साथ साथ सड़क पर जो चलती हुई गाड़ियां, उनको जबरदस्ती रोकना, पथराव करना, लाठीबाजी करना, तोड़फोड़ करना और जबरदस्ती गाड़ियों के सामने आ जाना। और जब आप गाड़ी के सामने आते हैं, उसके बाद जब गाड़ी से आप टकराव होकर दुर्घटना होती है, फिर कहना कि गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दी गई है, ये किस तरह से। और दूसरा, लेकिन वर्तमान समय में ये है आयुष जी कि एक समझौता प्रशासन का इनके साथ में हुआ, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, उनके साथ में, कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। मृतकों को 45 लाख रुपए का जो मुआवजा वो दिया जाएगा, घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, और मृतक के घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ, क्योंकि वहां पर आईयूसी धारा 144 लगी हुई थी, फिर भी जो राजनीतिक गिद्ध हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए वहां पे जाना चाहते थे, जिन लोगों ने भड़काया हुआ है इस प्रदर्शनकारियों को। और देखिए आयुषी, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ इस देश के अंदर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब हमने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है, तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, ये किस चीज को लेकर उपद्रव कर रहे हैं, ये जरा समझाएं, बताएं। और आज मैं बलवीर सिंह राजेवाल को, उस बयान को सुन रहा था आयुषी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, ना संविधान पर इनको विश्वास है, ना देश की संसद पर विश्वास है, ना देश के सांसदों पर विश्वास है, ना भारत सरकार पर विश्वास है, ना प्रधानमंत्री पर विश्वास है, ना राष्ट्रपति पर विश्वास है, और ना इनको देश के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। आज बलवीर सिंह राजेवाल ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, हमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है, हाँ, हमें भारत सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हमारे साथ पक्षपात करता है। आप बताइए, जिन व्यक्तियों को भारत सरकार पर और देश के संविधान पर और सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास नहीं है आयुष जी, वो विश्वास किस चीज पर करेंगे? इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीति को लेकर के चल रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में जो रैली की थी राकेश टिकैत ने, उस रैली में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि यूपी में हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, दिल्ली में हमने 26 जनवरी को। ठीक है, लेकिन विजयन जी, सवाल इसके साथ फिर ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये लोग पूरी व्यवस्था के साथ आए थे, इनके पास वहां पर इस तरीके की चीजें थी जिससे ये लोग हिंसक हो सकते थे। तो सवाल इस बात का है कि जब मंच से आप ये कह रहे हैं कि ये लोग इस तरह की बात करते हैं, तो आप लोगों की जो एजेंसी है वो क्या करती हैं? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है ना, वो क्या करती है? इनपुट्स आपके क्या करते हैं? और बाद में ठीक रिपोर्ट देते हैं कि विपक्ष ने किया, या उसके इशारे पर हो गया, या ये लोग राजनीतिक मंशा के तहत आए, भिंडरा वाले की टी शर्ट पहन के लोग वहां घूम रहे थे। ये सारी बातें बाद में कैसे समझ में आती हैं? पहले क्या करते हैं आप लोग? देखिए आयुष जी, आप मुझे बताइए, 26 जनवरी को जब इन लोगों ने बोला था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, दिल्ली में जाएंगे, तो इन्होंने 137 शर्तों के साथ में दिल्ली पुलिस से परमिशन ली थी। तो क्या अगर हम इनको परमिशन नहीं देते, तो आप लोग पत्रकार बंधु और देश की जनता कहती, देखिए जी, मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी क्या इनपुट्स देती हैं आपको? मैं तो स्पेसिफिक लखीमपुर खीरी की घटना का भी जिक्र करूं, इसमें भी आप लोगों की सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं? क्या इनपुट दे रही थी आपको? बता रहा हूं, कैसे पहुंच गए वहां पर? इसका मतलब या तो ये आपसे 4 कदम आगे चलते हैं, आप इसको स्वीकार करिए कि आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी चूक है, आपकी भूल है, और अगर है तो फिर प्रशासनिक फेलियर है, इसको एक्सेप्ट करिए।
आयुष जी बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। घटना घटित होने के बाद हुआ ना नेहरा जी, घटना घटित होने के बाद भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? महिमा जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। महिमा जी, प्रियंका गांधी को जाने से रोका गया, उनको सीतापुर में अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट उनको किया गया। ये विपक्ष के नेताओं को ना जाने देना और फिर सत्ता पक्ष का ये कहना कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आपका, महिमा जी। कब से जिद पे अड़ा हुआ है, ऐसे भी कोई बड़ा हुआ है, मुझसे ऊंचा होने को वो पंजों के बल खड़ा हुआ है। ये जो कवियों ने कह दिया है, ये ऐसी चीजें हैं जो टाइमलेस है। और ऐसे समय पर जब इस तरह की घटनाएं होती है, इस तरह का उपद्रव सरकार के हवाले से होता है, ऐसे समय पर इन कवियों की इन पंक्तियों के अंदर ही थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है भविष्य की। ये जो बात है कि विपक्ष ने करवा दिया, विपक्ष भड़का रहा है, ये तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। क्या आज प्रधानमंत्री का कोई बयान इस वारदात के ऊपर, इन किसानों की मौत के ऊपर, या पिछले एक वर्ष से जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है, किसी के ऊपर भी आया क्या? कहीं नहीं आया। आज वरुण गांधी ने अपने ट्विटर से भाजपा को जरूर हटा दिया। वरुण गांधी ने जब ये लिखा कि किसानों के साथ गांधीवादी तरीके से और उनके साथ पीसफुली, उनके साथ शांतिपूर्वक बात करने की जरूरत है, उसके कुछ ही देर के बाद उनके ट्विटर अकाउंट से बीजेपी हट गया। और इसी तरह से धीरे धीरे जो है देश के अंदर माहौल बदल रहा है। आप विपक्ष के ऊपर सारा दारोमदार डालते रहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने साफ साफ। ये तो योगी ने पहले ही कहा था किसानों से, आयुष जी, कि हम किसानों से निपट लेंगे, किसानों को देख लिया जाएगा। तो वही शायद आज ये जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है, उसी को शायद केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा जी के बेटे जो है वो अमल में लाए हैं, आशीष मिश्रा, उन्होंने जो किया। लेकिन अभी अभी हमने क्या सुना, भाजपा के प्रतिनिधि के पूरे वक्तव्य को जब हमने सुना तो हमें ये समझ में आया कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है, किस तरह से कहानी बना करके पेश की जाती है। ये तो सबको पता है कि इतना दबाव बनाने के बाद 45 लाख का मुआवजा या इंक्वायरी, वो सब जो ऑर्डर किया गया, वो कितने दबाव के बाद आज सुबह 4 बजे से प्रियंका गांधी जी डिटेन्ड थी। आज सुबह 4 बजे से वहां जो कुछ भी चल रहा था, जो भी दृश्य था, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता, पूर्व सीएम होते हुए, उनको वहां पहुंचने नहीं दिया गया। पंजाब से चरणजीत सिंह चन्नी जी पहुंचना चाहते थे, उनको पहुंचने नहीं दिया गया। भूपेश बघेल कहीं पहुंच ना जाए, फ्लाइट की लैंडिंग ही बंद कर दी गई। जब इस तरह के कार्य सरकार करती है तो ये समझ में आता है कि प्रियंका गांधी जी का कथन जो है वो कोई गलत नहीं है कि इस देश के अंदर कानून का राज है। आपके प्रदेश के अंदर शायद कोई और राज होगा जो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर कानून का राज है और कानून के अंदर हर किसी की जवाबदेही बराबर की है। लेकिन कल से हम ये देख रहे हैं कि तमाम सबूत होने के बावजूद, चश्मदीद गवाह होने के बावजूद, किस प्रकार से बार बार ये नैरेटिव बना रही है भाजपा और भाजपा के प्रतिनिधि भी कि वो तो जो है वो ऐसा हो गया, किसान सामने आ गए, किसान खुद ही आ गए मरने के लिए। और आप राकेश टिकैत बात की, आप गौर फरमाएं, उनके बयान के अंदर ये बात आती है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे की सारी सच्चाई उन्होंने सारे देश को आज बताई, उनके अतीत के बारे में बताया, उनके वर्तमान के बारे में बताया और ये बताया किस प्रकार से गोली निकाली वहां पर और किसानों पर गोली थी उन्होंने दिखाई। तो ये तो सारा ट्रायल का मामला है, सामने आ ही जाएगा। लेकिन इस सारे उपद्रव के बाद, इस तरह की हिंसा के बाद जो सरकार के हवाले से हो रही है, एक सवाल जो मन में बहुत बड़ा खड़ा होता है आयुष जी, क्या ये मन रहा है आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पर क्या गांधी को और अपने देश के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी नीतियों को इस प्रकार से याद कर रहे हैं हम आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ने जो कल बात कही, अभी कैसा इत्तेफाक है कि एक महीना पहले एक अधिकारी सर फोड़ देने की बात करते हैं कैमरा के ऊपर, बिल्कुल बाकायदा इस प्रकार से जैसे कि वो सुनाने के लिए ही की गई हो ताकि एक तरह का डर पैदा किया जा सके। उसी बात को एक महीने के बाद हमारे मुख्यमंत्री बैठ करके एक बैठक में ठहाके लगाते हुए कह रहे हैं, छठे शाक्यम समाचरे, इसका अर्थ जानते हो ना? अरे अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बताओ। हाँ, जैसे को तैसा। वो पूरा वीडियो यदि देखा जाए, एक भी कट नहीं है उस वीडियो में, एडिटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पूरी बात जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने मुखातिब होते हुए कही है, पंजाब केसरी के चैनल पर लाइव है, वो 1 घंटे का पूरा लाइव है और उसके अंदर ऐसा का ऐसा मौजूद है ये पूरा बयान, जिसके अंत में वो हंसते हुए कह रहे हैं कि जमानत की चिंता मत करना,
जेल जाने से बड़े नेता बनोगे, यहाँ मीटिंगों में बैठकर इतना नहीं बन सीखोगे जितना जेल के अंदर सीख जाओगे। क्या उनका भी यही फॉर्मूला था मुख्यमंत्री बनने का जो वो सिखा रहे हैं, जो लाठी उठाने की बात कर रहे हैं? मैंने बहुत बार आयुष जी आपकी यहाँ पर चर्चाओं में और भी तमाम जगह जहाँ जहाँ मैं चर्चा करती हूँ कांग्रेस के बिहाफ पर, मैंने बार बार ये कहा है, चेताया है कि क्या भाजपा वहां जाकर रुकेगी जब इस देश की सड़कें रक्त रंजित हो जाएंगी, जैसा एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था। और तब भाजपा के प्रवक्ता मुझसे ये पूछते हैं आंखों में आंखें डालकर कि आपका क्या मतलब है, कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कहना चाहती हैं कि रक्त रंजित हो जाएंगी, क्या इसका अर्थ है? इसका यही अर्थ था, ये हमें दिखाई दे रहा था कि भाजपा जो है वो हिंसा से कम कुछ नहीं करने वाली है। ये इनकी नीति रही है, 2002 दोहराया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश है, भाजपा अभी भी चेत जाए, ये उत्तर प्रदेश है, ये जनता जिस दिन बेकाबू हो जाएगी उस दिन किसी के काबू में नहीं आएगी। ठीक है महिमा जी, आपकी बात का मैं जवाब लूंगा। पंजेटा जी एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर। जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि इट्स अ ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर, और यहाँ तो मतलब ये मिसयूज नहीं है, अब्यूज ऑफ पावर है। और जिस बेशर्मी से यहाँ भाजपा के प्रवक्ता रिएक्शन के ऊपर सारा का सारा जो है दारोमदार डाल रहे हैं और एक्शन के ऊपर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि जो एक्शन हुआ वो किस वजह से हुआ। और यहाँ पर अगर कंडेला कांड में खुलेआम मरवा देते किसानों को, कंडेला कांड में, अरे यार किसी के दूसरे के बीच में मत बोलो, बाद में बोलना के क्या दिक्कत क्या है आपको? अपनी बारी में बोलना जो बोलना है, कंडेला बोलना बोल लेना भैया, अपनी बारी में बोलना जो बोलना है। तुम्हारी दिक्कत अरे शुरू करने से पहले ही तुम्हारा बोलना शुरू हो गया बीच में। क्या बदतमीजी है ये? नहीं दिया आपकी बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट आई है। क्या बदतमीजी है? होने की कगार पे है। अरे चाबी भर के छोड़ रखे हैं किसी ने, चाबी भर के छोड़ रखा है। चुप कर, बकवास मत कर, चुप करो। आपने शर्म आनी चाहिए आपको। आपने 2 दिन पहले माफी मांगी टीवी पे। अरे बोल लेना, अरे बोल लेना अपनी बारी में। माफी मांगिए। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है तू, बड़ा बदतमीज आदमी है। ठीक है, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें दोनों लोग। विजेंद्र जी सुनते हैं। पूरे भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। विजेंद्र जी जनता पर छोड़ दें, वो जनता पर छोड़ने, ठीक है। और शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप दोनों लोग प्रवक्ता हैं, ठीक है। एक सेकंड विजेंद्र जी, पहले भाई उनको बोलने देना, देखिए उनका समय। विजेंद्र जी आप बोल रहे थे, आपको सबने सुना। विजेंद्र जी आप बोल रहे थे, आपको सबने सुना, लेकिन उधर से भी सुनना पड़ेगा। वो जो बात कह रहे हैं उसको सुने, मैं आपको समय दूंगा, आप आराम से जवाब दीजिएगा, लेकिन सुन ले पहले सुने। विजेंद्र जी सुने, विजेंद्र जी समय की बर्बादी ना करें, ये कुछ नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ समय की बर्बादी। विजेंद्र जी सुन ले, ठीक है। मुझे पता है आपको उनकी बात पे एतराज है, आपको कंडेला कांड का जिक्र करना है, आप सब करिएगा, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन अभी पंजेटा जी बोलेंगे, ठीक है। विजेंद्र जी आप शांत होकर सुने। पंजेटा जी ठीक करें, शर्म आपको आनी चाहिए। पंजेटा जी मैं 4 बारी बोलूंगा, जिस बेशर्मी से आपने एक्शन को डिफेंड कर रहे हो। बेशर्म लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये लुटेरे लोग हैं, ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये चोर पार्टी के लोग हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। किसको बिठा दिया है? जेल में रखे आए। ठीक है, अब देखिए उसी बात को आप रिपीट करते रहेंगे। वो एक बात बोलेंगे आप उसी को रिपीट करेंगे, वो एक बात बोलेंगे आप उसको रिपीट करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। विजेंद्र जी ना आप जनता को एड्रेस कर पाएंगे ना पंजेटा जी कर पाएंगे। जनता के ऊपर आप लोग अगर उनको एड्रेस करने के लिए बैठे हैं तो कुछ चीजें छोड़ दिया करिए, ठीक है। उन्होंने कह दिया, आपने रिएक्ट कर दिया, आप थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने। पंजेटा जी ठीक है, वो शब्दों का जैसा चयन कर रहे हैं ये उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। अगर वो गलत शब्द का चयन कर रहे हैं तो वो भी जनता देख रही है, हरियाणा की जनता तो देख रही है ना कि कौन क्या शब्द चयन कर रहा है। सुन ले आप थोड़ा पंजेटा जी। इसीलिए खत्म हुई है पंजेटा जी। ये हरियाणा की जनता सुनने के लिए बैठी है, ये आपका ना चीखना चिल्लाना सुनने के लिए नहीं बैठी। अब मैं आता हूं, आपने जो कृत्य किया है वो आपका प्री प्लान संयोजक तरीके से एक मर्डर की कॉन्स्पिरेसी थी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। 27 सितंबर को अजय मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ये बोलते हैं कि 1984 जब सिखों का कांग्रेस के राज में कत्लेआम हुआ था
और सिख ये दिन कभी नहीं भूल सकते, ये साल कभी नहीं भूल सकते, हमेशा कहते हैं नेवर फॉरगेट। तो देखिए जो गृह मंत्री हैं वो ये वहां आके बयान देते हैं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में अगर वहां यूपी के मुख्यमंत्री आएंगे, उनका किसी ने विरोध किया तो ये जो सिख भाई हैं हमारे, ये 1984 भुला देंगे आपको। और 27 सितंबर के बयान को उनका लड़का आके असली अमली जामा पहनाता है। आशीष मिश्रा अपनी गाड़ी लेके आता है, महिंद्रा थार, ऊपर यूपी 31 AS 1000, और उसको किसानों के ऊपर चढ़ाता है और वो फायरिंग भी करता है वहां पे। ठीक है, तो ये जब 27 सितंबर को वार्निंग दी जाती है, उसके बाद इसको अमली जामा पहन प्लान मर्डर है। और किस बेशर्मी से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ इस पूरे कृत्य को डिफेंड कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि रिएक्शन की गलती है, एक्शन करने वाले की कोई गलती नहीं है। उसके बाद बेशर्मों की पार्टी उसके है, बाद भ्रष्टाचार करके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भ्रष्टाचार करके चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को। अरे चौटाला साहब भ्रष्टाचार करते हैं, डकार भी नहीं लेते। अबे चौटाला भ्रष्टाचार करता, डकार भी नहीं लेता। आय से अधिक संपत्ति के मामले चले हुए हैं। इतने शर्म की बात है, इतनी बेशर्म पार्टी है इनेलो। सारे के सारे चोर लुटेरे चलिए आज किसान की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, अभी किसान की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, अभी किसान की बात कर लेते हैं। देखिए इन सब आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। ये आरोप प्रत्यारोप बचा के रखिए भाई, चुनाव तक बचा लीजिए, अभी इससे कुछ नहीं होगा। किसान पर बात करते हैं, किसान की अगर वो कोई बात बता रहे हैं तो उसको सुन लें और आपने जो किया है उसका जवाब दे दें, बस। ठीक है, इतने तक ही रहते हैं। ठीक है, आंखों में शर्म नहीं है। अरे आप लोग खुलेआम किसानों पर गोली चलवाते हैं कंडेला कांड में, और आप शर्म की बात करते हैं। कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अभी आपके नेता चौटाला साहब बुजुर्ग होकर भी जेल में होके आए हैं। अब चौटाला की आय से अधिक संपत्ति में जेल जाने की तैयारी है और आप शर्म की बात करते हैं। आपको बहुजन समाज पार्टी से भी कंप्लेंट मिली है, आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पे है। आपको 17 साल से हरियाणा प्रदेश के किसानों ने नकार दिया है और ऐसे बेशर्म लोग बात करते हैं। आपको शर्म है? अगर शर्म होती तो भ्रष्टाचार नहीं करते। अगर शर्म होती तो योग्य व्यक्तियों की जगह अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं देते आप लोग। अगर शर्म होती। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर अभय चौटाला या फिर इनेलो पार्टी का इतिहास भूगोल चर्चा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। विजेंद्र नेहरा जी, घटना जो घटित हुई है मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। और ये समय की बर्बादी ना करें, समय की बर्बादी ना करें, समय जनता का बहुत कीमती है। ठीक है, ठीक है, आप उनको बेशरम कहें, वो आपको बेशरम कहें, इससे क्या हासिल हो रहा है? इससे क्या हासिल हो रहा है? जनता के समय की बर्बादी हो रही है। नेहरा जी, मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा इस तरीके से चर्चा करने की, ना आपको ना पंजिता जी को, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। आप लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और जनता का समय खराब कर रहे हैं। नेहरा जी, मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, क्या जिम्मेदारी सिर्फ इस पर डाल देंगे कि विपक्ष ने ऐसा करना चाहा इसलिए ऐसा हो गया, या इसको जानबूझ के करवाने की कोशिश की गई इसलिए हो गया? जिम्मेदारी किसकी है? जिसकी सरकार है उसकी है कि नहीं है? और कैसे हो गया? कैसे 4 लोगों की जान चली गई, 4 किसानों की, और आपके कार्यकर्ताओं की भी जान चली गई, एक पत्रकार की भी जान चली गई। वहां पर कैसे चली गई जान? किसी की भी गई, कैसे चली गई? ये कैसे का सवाल तो जुड़ेगा ना। क्या कर रहे थे आप लोग? आयुष जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जान कैसे गई, ये उपद्रव कैसे हुआ, जिम्मेदारी किसकी है? ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है कि जब कृषि कानूनों पर हमने रोक लगा रखी है तो ये प्रदर्शन किस लिए, ये आंदोलन किस लिए? जवाब दीजिए। यहाँ जो बैठे हुए हैं भैया साहब, उनको जवाब देना चाहिए। जब सवाल पूछा है कि जब कृषि कानूनों पर रोक है तो प्रदर्शन किस लिए, आंदोलन किस लिए? तो सरकार किस लिए होती? विजय नेहरा जी, सरकार किस लिए होती? के ऊपर हमें विश्वास सरकार किस लिए होती? विजय नेहरा जी, प्रदेश के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है भाई साहब। तो फिर क्यों नहीं कर पाए सुरक्षा आप? ना अपने कार्यकर्ताओं की, ना उन किसानों की जो विरोध कर रहे थे। 8 लोगों की जान चली गई। आयुष जी, जो भारतीय जनता पार्टी, आप कुछ भी इसके पीछे कहें कि ये लोग क्यों इसके लिए जिम्मेदार नहीं, अपनी जिम्मेदारी को तय कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगाते रहे। लेकिन मुझे बताइए भाई, जिसकी सत्ता है, सवाल उससे होगा कि नहीं होगा? कैसे 8 लोगों की जान चली गई और इस आरोप से क्या हासिल होगा? कैसे चली गई 8 लोगों की जान? विजय नेहरा जी, देखिए, जब आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्रशासन से अनुमति मांगी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की, काले झंडे दिखाने की। प्रशासन ने कहा कि ठीक है आप दिखाइए, लेकिन जब गाड़ियां जा रही है काफिले की, सुनिए,
जब काफिले की गाड़ी जा रही है आयुष जी, और काफिले की गाड़ी के सामने आप पत्थरबाजी करके एकदम जोर से उसके सामने आ जाओगे, और पत्थरबाजी करने के कारण गाड़ी का जब बैलेंस बिगड़ेगा और उसके नीचे आकर के कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाएगी, तो उसको आप ये दिखाओगे कि वो ये तो जांच के पहले ही विजेंद्र नेहरा जी, ये तो जांच के पहले ही निष्कर्ष पर पहुंच गए। विजेंद्र नेहरा जी, मुझे एक बात बताइए, विजेंद्र नेहरा जी, एक सेकंड, पंजेटा जी थोड़ा धैर्यपूर्वक, पंजेटा जी थोड़ा धैर्य रखें, पंजेटा जी थोड़ा धैर्य रखें, पंजेटा जी थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है, एक सेकंड। नेहरा जी, ये तो एक वर्जन हो गया जो आपने बताया कि भाई तालाब वहां पर गाड़ी जा रही थी, सामने लोग आ गए, पत्थरबाजी करने लगे, पत्थरबाजी में डिसबैलेंस हो गई, गिर गई, चढ़ गई, ये आपने बता दिया। फिर एसआईटी की जांच का गठन क्यों कर रहे हैं? फिर 45 लाख मुआवजा क्यों दे रहे हैं? फिर 10-10 लाख का मुआवजा क्यों दे रहे हैं? फिर सरकारी नौकरी क्यों दे रहे हैं? आपको तो पता है ना कि ये लोग अपराधी उठा के जेल में डालिए इनको। बिल्कुल, क्यों दे रहे हो? तो क्यों दे रहे हैं मुआवजा? आयुष जी सुनिए, जो पहली नजर में दोषी हैं आज भी ऐसा नहीं है गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, बहुत सारे उपद्रवी जो तो पहली नजर में दोषी आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके बेटे भी हैं, उनकी गिरफ्तारी तो नहीं कर पाए आप, ना उनको पद से आपने हटाया, जांच प्रभावित नहीं होगी इससे? आयुष जी पूरी बात तो सुन लीजिए, मंत्री जी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और मैं आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस की जेल में हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, निष्पक्ष रूप से इंक्वायरी होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि हिंसक आंदोलन के पीछे राजनीति कौन कर रहा है? अपनी राजनीतिक काम कौन कर रहा है? मुझे जब आप ये बताते हैं कि गाड़ी जा रही थी, पत्थर मारा, गाड़ी बैलेंस डिसबैलेंस हो गई, किसी पे चढ़ गई, तो दूसरा नैरेटिव फिर आपको सुनना पड़ेगा, फिर वो भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जांच चल रही है, आप ये कहिए केवल। राजेश दहिया जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं यहाँ पे नेहरा जी, कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब कानून होल्ड पर है तो आप लोग विरोध फिर किस बात का कर रहे हैं? देख रहे थे कि कैसे गाड़ियां जा रही है, काफिला जा रहा है, कैसे पत्थर हो रहे हैं। अरे प्रवक्ता साहब, 200 आप है, इतने मत बनो, फिर विश्वास नहीं करते हैं। सरकार पर विश्वास क्या करें जब आप ऐसे अपनी जगह बयान कर रहे हैं? आपको ये नहीं पता कि इतने बड़ा कांड हो गया है और उसमें एक गृह मंत्री शामिल है, जिसमें देश चलाने की जिम्मेवारी होती है, गृह राज्य मंत्री है वो। पता है आपको क्या होता है गृह मंत्री? पूरे भारत का भार उसके ऊपर है, पूरे भारत का भार। अगर वो फेल है तो सरकार फेल है, समझा? आप उसका प्रोटेक्ट मत करो जब तक कि साहब आयुष जी ये गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इस जो ये इंक्वायरी है ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। मैं पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो भी लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है उसको तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके और इस मिश्रा जी के खिलाफ 130 में। दहिया जी, लेकिन नेहरा जी बार बार एक बात को कोट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा उस पर आप रिएक्ट कर दें। नेहरा जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसको आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दहिया जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, वही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब हमने इस कानून को होल्ड कर दिया तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपका? हमारा आयुष जी, सुप्रीम कोर्ट का भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट आई है उसको अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? वो किसके दबाव में बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। पहले आप लोग उनकी बात को तो माने ना। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उस बात को आप लोग मान नहीं रहे ना। हम तो मान रहे हैं, हम तो कह रहे रिपोर्ट ओपन करो। जो तीन आदमियों ने रिपोर्ट बनाई है उसको ओपन किया जाए। अपने आप पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट सच्ची है, आदमी सच्चे है कि हम गलत है, कौन गलत है, पब्लिक को बताया जाए ना। जो 130 करोड़ की आबादी हमारे भारत में है उसको बताना चाहिए कि वो सच्चाई क्या है। अब भैया जी, आप खुद ही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, ये तो आप खुद कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट बताए, फिर आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले। या तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में होगा या अगर तटस्थ होगा, न्यूट्रल होगा तो फिर वो संज्ञान ले लेगा। महिमा जी क्या कहना चाह रही थी आप? मैं ये कहना चाह रही थी आयुष जी कि आज सर्वोच्च न्यायालय की आवाज बहुत साफ सुथराई दे रही है हमारी सरकार को, और जो इतने महीनों से सर्वोच्च न्यायालय उनसे कह रहा है कि रास्ता निकालिए। जब उनसे हलफनामा मांगा गया था और उसमें ये कहा गया था तो उस समय हमारी जो सरकार है वो कुछ नहीं उनको सुनाई दे रहा था। सरकार सर्वोच्च न्यायालय का तो पहले दिन से एक ही बात है। आज सर्वोच्च न्यायालय की बात सुनाई दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 साल पहले ये कहा था that there will be blood on our hands, हम सबके हाथ रक्त रंजित हो जाएंगे, तब क्या इस आंदोलन का समाधान निकालिएगा आप? ये बात 1 साल पहले कही गई थी। आज आपको आवाज सुनाई दे रही है, 1 साल से नहीं सुनाई दे रही है। किसान आपसे सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं कि जो बैकडोर ऑर्डिनेंस के माध्यम से जब कुछ ही महीने में सदन बैठने वाला था ये आप लाए कानून,
नहीं लाने चाहिए थे। आज तो आपके बहुत बड़े नेता वरुण गांधी जी ने भी इस बात को देखते हुए अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया है। तो इसलिए ये समझने की बात है आयुष जी कि ये सरकार सिर्फ अपनी कहने वाली सरकार, सुनने वाली सरकार नहीं है। ये आजादी का अमृत महोत्सव इस प्रकार से मना रहे हैं। ये देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसानों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। और जैसी बात पहले यहाँ कही गई अभी कि जिस तरह से पहले अधिकारी ने कहा या योगी आदित्यनाथ ने कहा या हमारे मुख्यमंत्री से भड़काने का काम किया, ये बिल्कुल निंदनीय है। और इसी के साथ जो वहां पर जिस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है, कल भी हमने सुना था अजय मिश्रा जी कह रहे थे मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं, या ब्रेक फेल होने का नैरेटिव आने की कुछ जगह से बात सुन रहे थे। ये सारी चीजें ये जांच के ऊपर छोड़ दी जानी चाहिए। कि अभी भी आपने जब सवाल पूछा कि अरेस्ट अब तक नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी कोई डिफेंस आ रहा है कि बहुत हैरत की बात। बात बिल्कुल सामने है कि मिनिस्टर का कॉन्वॉय था, वो गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाई गई। उसके बाद ये कहना कि नहीं वो उपद्रवी थे, आज बिल्कुल नहीं महिमा जी, सब जांच का विषय है और जांच के बाद ही मुझे लगता है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और मेरे पास अब समय नहीं है, इसलिए मैं चर्चा भी यहीं समाप्त करूंगा उसी सवाल के साथ जिससे शुरू की थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कि आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। जो भी कुछ हुआ है वो दुखद है, इसको लेकर के सब लोगों ने इस पर जो चिंता है उसको भी जाहिर किया है। लेकिन हाँ, सवाल इस बात का है कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है आखिर उसके मायने क्या हैं और क्यों इस तरह की स्थितियां बनी, ये भी सत्ता और सरकार और खासतौर से किसानों को भी सोचना होगा कि अब तो इसका कुछ हल निकलना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।